फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपकी फ्रेंड हिताक्षी। आज मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन तो मिलता ही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एमपी बोर्ड में जो ब्लूप्रिंट इस बार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसमें 4 मार्क का इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब वो कुछ भी आ सकता है, या तो 4 मार्क का आ सकता है, 3-1 का आ सकता है, 2-2 का आ सकता है, या फिर चारों 1-1 के हो सकते हैं। तो हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीन के प्रमुख कार्य लिखिए। तो जीन के प्रमुख कार्य दिए गए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। यह आनुवांशिकता की इकाई होती है। ये पहला कार्य है कि जीन जो है वो आनुवांशिकता की इकाई होती है। आनुवांशिकता तो हमारे चैप्टर का नाम ही है, तो आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में। दूसरा है आरएनए के निर्माण में सहायता करना। ये जीन का एक प्रमुख कार्य है कि वह आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। और तीसरा कार्य प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करना, यानी कि जो प्रोटीन बनाया जाता है उसमें ये सहायता करता है। और डीएनए और आरएनए के कार्यों का नियंत्रण करना। नियंत्रण मतलब कंट्रोल, और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके जो कार्य हैं इन पर ये कंट्रोल करता है। जीवों के लक्षणों का निर्धारण करने में सहायता करना। जीवों के लक्षण, जीव मतलब जो सजीव हैं उनके लक्षण, जैसे कोई भी लक्षण होता है ना, मान लीजिए चेहरे का रंग या जो भी आनुवंशिक लक्षण है वो निर्धारित करता है। जैसे माता पिता के जो लक्षण होते हैं, बच्चों के लक्षण जो उनमें आते हैं, इस टाइप के जो लक्षण हैं उनको निर्धारित करने में ये सहायता करता है। और छठवां, यह उत्परिवर्तित होकर नए गुण उत्पन्न करता है। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो आई होप आपको यह समझ में आया हो। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आनुवंशिकता। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है इस साल के लिए। तो आनुवंशिकता, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। क्या अर्थ निकलता है इसका? जीवधारी, जीव मतलब सजीव, में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब आपके दादा दादी में से आपके माता पिता, आपके माता पिता में से आप में जो विभिन्न लक्षण, संचरण मतलब चल रहे आने वाले, मतलब जो आपके दादा दादी में से माता पिता में गए, माता पिता में से आप में आए, वो विभिन्न लक्षण हैं, संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। क्या अर्थ हुआ? जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। समझ गए? और एक क्वेश्चन आता है आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकता तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आनुवंशिकी बहुत ईजी है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। क्या? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? यही जो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षण जो है ना, जिसे आनुवंशिकता कहा जाता है, उनका अध्ययन आनुवंशिकी में किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। आई होप आपको यह भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक विभिन्नताएं से क्या आशय है? तो जो विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है आनुवंशिक विभिन्नताएं कहलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी पता ही है, आपके दादा दादी में से माता पिता, माता पिता में से आप में, स्थानांतरित ट्रांसफ़र होता है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है मतलब ट्रांसफ़र होती है, जो दादा दादी में से माता पिता में गए और वही लक्षण या गुण माता पिता में से आप में आए। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी बहुत सुंदर है तो आप भी बहुत सुंदर होंगे, आपके पापा बहुत ऊंचे हैं तो आप भी बहुत ऊंचे होंगे। इस टाइप के जो लक्षण होते हैं, या फिर आपके दादा बहुत ज़्यादा सांवले होंगे तो थोड़ा गुण आपके पापा या चाचा में गया होगा। उस टाइप के जो स्थानांतरित होते हैं, मतलब उनमें से जो सीधे सीधे उनमें आ जाते, वो स्थानांतरित होना मतलब आनुवंशिक विभिन्नताएं है ये। और नेक्स्ट,
ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, पिछले साल ही आया था। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत इजी है। मनुष्य में गुणसूत्र टोटल 46 यानी कि 46 होते हैं और 23 जोड़े। 46 गुणसूत्र मतलब 23 जोड़े। जोड़े में पूछा जाए तो 23, वैसे पूछा जाए तो 46। और नेक्स्ट है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है? तो महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। तो हम कहाँ थे? महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। जो 23 होते हैं ना, उसमें से 22 समान होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कहते हैं 22 एक समान जोड़ों को। और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, मतलब महिलाओं में अलग होता है, पुरुषों में अलग होता है। और महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए ये सब बनाने में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद करके जाइएगा कि आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। और दूसरा, मेंडल ने अपने आनुवंशिक मतलब उसने जो ये सब कहा है, इसके लिए उसने मटर का पौधा ही क्यों चुना? मतलब आनुवंशिकी की वो है, तो उन्होंने आनुवंशिकी के जो मेंडल ने नियम बनाए हैं, तो उसको प्रैक्टिकल करना था, तो प्रैक्टिकल करने के लिए उसने मटर का पौधा ही क्यों चुना? तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, मेंडल के जो 3 नियम हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका हम एक अलग से बनाएंगे वीडियो, आपको मिल जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, थैंक्स।